ये क्वेश्चन IIT 2009 में आया और इसके अंदर ABCD 4 यूनिट वेक्टर दे रखे हैं और वो कुछ रिलेशन से सेटिस्फाई होते हैं और A.C की वैल्यू हाफ भी दे रखी है। तो हमें ये 4 आंसर में से चेक करना है हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो रिजल्ट दे रखा है इसी को डिकोड करते हैं। इसमें दे रखा है A क्रॉस B। A क्रॉस B का मीनिंग क्या होता है? मॉड A मॉड B एंड साइन थीटा एंगल बिटवीन देम एंड एन कैप। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ए और बी के बीच में एंगल थीटा है। और एन कैप क्या है कि एन कैप सर ये कोई ए वेक्टर रहा होगा, ये कोई बी वेक्टर रहा होगा और कोई एक वेक्टर जो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो उसको हमने यहाँ पे शो कर दिया। ये एंगल भी 90 है और हमारा ये एंगल भी 90 है। ये ए और बी के परपेंडिकुलर प्लेन में वेक्टर एन कैप है, इसकी डायरेक्शन में हमारा ए क्रॉस बी है। अब डॉट आया तो सी मोड डी मोड एज्यूम कर लेते हैं सी और डी के बीच में एंगल फाई है, तो हमने यहाँ पे साइन फाई लिख लिया और एक इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर हमने एन, तो एक काम करते हैं N1 ले लेते हैं और यहाँ पर N2 कैप ले लेते हैं। ठीक, और ये हमें 1 गिवन है। अच्छा, ये और ये सारे वैल्यूज़ क्या है? यूनिट वेक्टर तो 1 है, तो फाइनली जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे साइन थीटा और साइन फाई, और जो डॉट प्रोडक्ट आएगा ये स्केलर नंबर्स हैं और जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो दोनों यूनिट वेक्टर्स के बीच में आएगा, वेक्टर्स के बीच में ही आएगा ऑब्वियसली। तो ये बन गया। अब फिर से अगर हमने इसको ओपन का डॉट प्रोडक्ट है तो ये साइन थीटा हो गया, ये साइन फाई हो गया और ये डॉट प्रोडक्ट N1 N2 का मॉड और कॉस ऑफ हमने यहाँ लिख लिया साई इज इक्वल टू 1 और ये भी वैल्यू क्या है 1, तो साइन थीटा साइन फाई और यहाँ पर आ गया कॉस फाई साई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये देखो कि अब हमें इसको समझना है कि ये क्या देने वाला है। अब एक चीज़ बताओ मुझे कि साइन थीटा और साइन फाई, क्योंकि एंगल दो वेक्टर के बीच में 0 से पाई के बीच ही होता है, तो ये तो वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है। और अगर कॉस फाई नेगेटिव बन गया 0 से पाई के बीच में जब आएगा, तो पाई/2 से पाई के बीच में जाएगा तो नेगेटिव ही हो सकता है, तो नेगेटिव नंबर तो इसका रिजल्ट आ नहीं रहा। अब इनका मतलब इनका प्रोडक्ट 1 तभी बनेगा जब ये तीनों ही पॉजिटिव 1 बने, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अगर किसी एक की भी वैल्यू पॉजिटिव 0 और 1 के बीच में रख दी तो ये वैल्यू 1 कभी नहीं बन पाएगी। इससे पता पड़ गया कि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है वो कैसा एंगल है 90। ये इन दोनों बीच में एंगल आएगा 90। इस तरह से सी और डी के बीच में एंगल क्या आएगा? सिमिलरली 90 आएगा। 90 समझ रहे क्यों? क्योंकि ये थीटा है ना, ये 1 बनाएगा। और जो N1 और N2 वेक्टर जो कि इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर था, ऐसे ही अगर C और D कहीं किसी दूसरे प्लेन में रहे हो तो इनके भी परपेंडिकुलर वेक्टर था, वो हमारा N2 वेक्टर था या N2 कैप कह लीजिए। डायरेक्शन तो N2 से ये दूसरा प्लेन कोई रहा होगा जिसके परपेंडिकुलर N2 वेक्टर रहा होगा। तो N1 N2 के बीच में एंगल कितना है? 0 बना है। इसका मतलब N1 N2 के बीच में एंगल क्या बना हमारा? 0 डिग्री बना। इससे क्या पता पड़ा? यानी A और B का क्रॉस प्रोडक्ट ये है तो ये इसके परपेंडिकुलर आया। सिमिलरली कोई दूसरा प्लेन है जिसके अंदर C और D, क्योंकि दो वेक्टर तो हमेशा एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो फ्री वेक्टर होते हैं मैथमेटिक्स में, तो C और D का क्रॉस प्रोडक्ट भी आया। तो यहाँ पे कहीं N1 वेक्टर, यहाँ पे दूसरे प्लेन में कोई N2 वेक्टर, और N1 N2 आपस में पैरेलल है क्योंकि इन दोनों के बीच में तो एंगल 0 है। इसका मतलब ये दोनों प्लेन कैसे हो गए? आपस में पैरेलल हो गए। और क्योंकि हमारे ए बी जो इस प्लेन के अंदर थे और सी डी जो दूसरे प्लेन के अंदर थे ये फ्री वेक्टर होते, तो हम इन्हें शिफ्ट कर सकते हैं इसके पैरेलली, तो ये चारों वेक्टर एक ही प्लेन में आ जाएंगे। इससे एक बात कंफर्म हो गई कि ए बी सी डी सारे ही वेक्टर चारों एक ही प्लेन में हैं। तो उसने कहा ए बी सी नॉन कोप्लेनर, ये गलत हो गया, हमारे तो चारों वेक्टर एक ही प्लेन में है। बी सी डी नॉन कोप्लेनर, ये भी गलत हो गया क्योंकि चारों वेक्टर हमारे एक ही प्लेन में है। अब बात आई बी और डी आर नॉन पैरेलल, तो बी डी के बारे में कैसे बताएं? ये तो ए बी के बारे में एंगल था, ये सी डी के बारे में था थीटा और फाई, तो यहाँ ए और सी से पूछ लेते हैं, ये बताएगा कुछ। तो ये इसको एक्सपेंड करेंगे तो मॉड
मॉड सी और इसके बीच में एंगल, देखते क्या बनेगा, हमने इसको ए ले लिया, एंगल बिटवीन देम इज हाफ, और ये दोनों वैल्यू 1 है तो कॉस ए इक्वल टू हाफ, इट मीन्स ए एंगल हो गया आपका π/3, यानी ए और सी के बीच में एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे कोई एंगल ए है और ये एंगल हो गया 60 डिग्री सी के साथ, ठीक है, चलो मान लिया ये 60 डिग्री एंगल हो गया। अब इसके बाद क्या कहा इन्होंने कि ए और बी, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ए और बी के बीच में एंगल 90 बनेगा, और 90 बनेगा तो हमने इसको कुछ इस तरीके से बना दिया, ये इधर भी हो सकता है, तो ये बी वेक्टर हमारा इधर होना चाहिए, ए और बी। सी और डी के बीच में भी एंगल कितना बना था हमारा 90 बना था, तो सी इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, हर कंडीशन के लिए ट्रू होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे अपना सी के साथ जो डी का एंगल बनाया वो ये बना दिया, और वो भी हमने यहाँ से 90 ले लिया, ये 90 एंगल है, ये हमारा डी वेक्टर हो गया। तो अब आप देख के ये ऑप्शन चेक करेंगे कि बी और डी आर नॉन पैरेलल, तो साफ दिख रहा है बी और डी पैरेलल नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन 2 हो गया, ए डी आर पैरेलल, ए डी आर पैरेलल, ए और डी पैरेलल नहीं है, एंड बी सी आर पैरेलल, बी और सी भी पैरेलल नहीं है, तो इसका मीनिंग ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका ठीक बैठेगा, और बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, 2009 का है, लेकिन हाँ मैथमेटिकल फॉर्मूले के साथ भी चल रहा है और ज्योमेट्री को भी समझना इसके अंदर पड़ रहा है, तो बढ़िया क्वेश्चन है।